ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी के यानी कि डी फार्मा के ये प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, हमारी दो दो जो वीडियो क्लासेस है वो ऑलरेडी हमारी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि उन वीडियोज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए गए हैं, जो कि आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा के पिछले एग्जामों में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों, ये हमारी तीसरी वीडियो क्लास होने वाली है, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, क्योंकि हम आपको इसके सभी सब्जेक्ट के डेली क्लासेस प्रोवाइड कराते आ रहे हैं और आगे भी इसकी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराते आएंगे। तो दोस्तों, समय न व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। दोस्तों, क्वेश्चन है, शरीर की सबसे विशालतम धमनी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है वेना केवा, बी है एरोटा, सी दिया हुआ है केसिका, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नीलय। तो दोस्तों, जो आपके शरीर की विशालतम धमनी होती है वो आपकी एरोटा के नाम जानते से हैं। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, एरोटा जो है ये आपके शरीर की सबसे विशालतम धमनी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा होती है वो आपके टोटल जितना भी शरीर है उसके वजन के 7% के बराबर होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 40 किलो उसका वजन है, 40 kg का उसका वजन है, किसी व्यक्ति का वजन जो है वो अगर 40 kg है तो उसका जो वेट होगा उसके वेट का 40% होगा। यानी कि 40 का 7% बाई 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 28 बाई 10 यानी कि 2.8 ये आपका लीटर में होगा। तो पूरे शरीर का 7% जो होगा और उसके रक्त की कुल मात्रा उसके शरीर में होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पीएच मान वाले प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। रक्त का पीएच मान कितना होता है, और एक इम्पॉर्टेंट है जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का जो पीएच मान होता है, ये जल जो आपका होता है ये उदासीन होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। दोस्तों, 7 जो आपके पीएच मान होते हैं इसमें आपको पूछा होता है, पीएच मान आपको दिया होगा और आपको अम्लीय और क्षारीय उसमें बताना होता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि जो मानव रुधिर का पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर दोस्तों, जल का मान आपके पीएच मान के अकॉर्डिंग अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है, तो इसे आप जान लीजिए। अगर आपके पीएच मान का मान जो है 7 है तो वो आपका उदासीन होगा। 7 अगर मान होगा तो वो आपका पीएच मान जो है वो उदासीन होगा, चाहे वो किसी पदार्थ का हो। पर अगर अम्लीय होगा वो तो 7 से कम होगा। यानी 7 के नीचे अगर कोई भी आपका मान है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 से लेके अगर 7 के अंदर तक आपका कोई भी मान है तो वो आपका अम्लीय होता है। पर अगर 7 के ऊपर कोई भी अगर मान है, यानी अगर 7.4 ही है ये अगर मानव रुधिर का, तो ये आपका क्षारीय होगा। अन्यथा इसे आप कह सकते हैं कि जो आपका रक्त होता है ये क्षारीय होता है। यानी कि इसका जो पीएच मान है वो आपका 7.4 है, तो ये आपका क्षारीय होगा। आपका जो रक्त होता है ये क्षारीय होता है, इसे भी आप याद करिएगा। आपको ऑप्शन में बदल सकते हैं इसमें प्रश्न को कि जो 7.4 आपका रक्त का पीएच मान दिया हुआ है ये अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इस प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा, आपका जो रक्त होता है ये आपका क्षारीय होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रुधिर रुधिर के बैंक का कार्य कौन करता है, यानी कि रुधिर का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका तिल्ली, बी दिया हुआ है फेफड़ा, सी है हृदय और डी है यकृत।
दोस्तों यकृत का तो इसमें रक्त से कोई संबंध नहीं है, पर हृदय जो है ये आपके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। फेफड़े का भी सेम कार्य होता है। जो आपका तिल्ली होता है, तिल्ली का कार्य होता है नए रक्त का निर्माण करना, और जो आपके अशुद्ध यानी विषैले रक्त होते हैं उसको आपको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, जो आपकी तिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा तिल्ली, ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं इसे इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैनक्रियाज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कैल्शियम, बी दिया हुआ है जिंक, सी है सोडियम, और डी है आपका लोहा। दोस्तों आपके रक्त में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन। आपके रक्त में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। पानी को तो आपके जिंक और सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी आपके शरीर में पाए जाते हैं। पर यहाँ पे दिया हुआ है रक्त में पाई जाने वाली जाली धातु कौन सी है। तो रक्त में आपके लोहा यानी कि आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा, आयरन। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि रक्त यानी कि आपकी जो रुधिर है शरीर में, वो उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी आपके रक्त के शुद्धिकरण करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा, यकृत, किडनी, आपकी तिल्ली हो गई या फिर वृक्क, ये सभी आपके रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। और फेफड़ा, ये आपके हृदय जो होते हैं, ये आपके शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये सभी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा कथन सही है। आइए इसको देख लेते हैं। ए दिया हुआ है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। बी दिया हुआ है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। सी दिया हुआ है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और आपका डी दिया हुआ है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनने का कार्य करता है। दोस्तों अगर हम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देखें तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो ये तो सत्य हो गया, क्योंकि आपके जो शरीर में रक्त होते हैं उसका शुद्धिकरण जो होता है ये आपका किडनी ही करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का इस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को आपने किया भी होगा, आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते भी होंगे। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर आपके शरीर में लगातार खून की प्रक्रिया बदली जा रही है, आपके खून का ट्रांसप्लांट करा जा रहा है बार बार, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों डायलिसिस का नाम आपने बहुत बात सुना होगा। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके शरीर में मौजूद अशुद्ध रक्त को बदल करके नए रक्त को आपके शरीर में प्रवेश किया जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, और ये आपके खून के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो हर 6 मंथ पे इस प्रक्रिया को किया जाता है, ताकि मनुष्य के शरीर में जो अशुद्ध खून है उनको शुद्धिकरण उसका किया जाए। तो डायलिसिस ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त आपका लाल जो होता है ये किस कारण लाल होता है। तो दोस्तों आपका जो रक्त होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल इसका कलर होता है। ये प्रश्न आपने बहुत बार किया होगा अपनी पिछली कक्षाओं में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। उस पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मटेरियल मिल जाती हैं, और हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका लिंक आपको हमारी चैनल के होम पेज के अबाउट में सेक्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके बहुत सारे उस पर डी फार्मेसी के पीडीएफ और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट पर एक बार अवश्य विजिट करें। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है।
दोस्तों ये प्रश्न हमने ऊपर कर लिया था कि आपके रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो वही प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है या होता है। दोस्तों आपको प्रश्न बस घुमाने का प्रयास किया है कि हीमोग्लोबिन या फिर आपके रक्त में दोनों ही आपका रक्त के ही रूप हैं। तो लोहा जो है ये आयरन ये आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऑक्सीजन का परिवहन करने का, बी दिया हुआ है जीवाणुओं का नाश, सी दिया हुआ है रक्त अल्पता का निवारण यानी कि एनीमिया जो होता है रक्त अल्पता रक्त की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपका लौह का उपयोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हीमोग्लोबिन जो है आपके शरीर में रक्त के परिवहन को यानी कि जो आपके ऑक्सीजन शरीर में होते हैं उसके परिवहन को इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऑक्सीजन का परिवहन ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। कौन सी ऐसी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय के ले जाने का कार्य करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि फुफ्फुस शिरा जो होता है ये आपके अशुद्ध रक्त को हृदय से पंप करके ये फुफ्फुस शिरा द्वारा रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाने का कार्य करती है। और दोस्तों फुफ्फुस धमनी जो होती है ये आपके इसके ठीक विपरीत होती है यानी कि जो आपकी फुफ्फुस शिरा होती है ये रक्त की वाहिकाएं जैसी होती हैं जो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, पर फुफ्फुस धमनी जो आपकी होती है ये आपके रक्त को हृदय से फेफड़े में ले जाने का कार्य करती है, ठीक उसके विपरीत। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है ये प्रश्न एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो दोस्तों लोहित कोशिकाएं जो आपकी होती हैं इनके द्वारा रक्त को ऑक्सीजन से ले जाया जाता है। दोस्तों सेम वही प्रश्न है ऊपर मैंने आपको करा दिया था, पर क्वेश्चन का थोड़ा रूप बदल दिया है, थोड़ा इसका पूछने का तरीका बदल दिया है, पर प्रश्न आपका सेम ही है। आपके जो रक्त में है वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ही ले जाने और इसके परिवहन का कार्य करता है। तो आपके रक्त में ऑक्सीजन को परिवहन करने का कार्य होता है और उसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं यही आपके ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं। रक्त में उपस्थित आपकी जो लोहित कोशिकाएं होती हैं ये आपके ऑक्सीजन को ले जाने का परिवहन करने का कार्य करती हैं। तो प्रश्न को आप समझ जाइए और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके एक ही प्रश्न पे कई प्रकार से प्रश्न पूछने का प्रयास करेगा एग्जाम में, तो आप प्रश्न को अगर समझ जाएंगे तो आप करेक्ट आंसर करके आएंगे, अन्यथा अगर प्रश्न आपको समझ नहीं आएगा तो आप गलत कर पाएंगे। तो आई थिंक आप प्रश्न को समझ गए होंगे कि एक ही प्रकार से एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पूछने का प्रयास किया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फाइब्रिन, बी दिया हुआ है प्लाज्मा, सी दिया हुआ है हीमोग्लोबिन और डी दिया हुआ है हैपेरिन। तो दोस्तों हैपेरिन के कारण ही हमारे शरीर में जो रक्त होता है यानी रक्त स्राव जब हो जाता है हमारी चोट वोट लगने के कारण, तो रक्त स्राव को रोक नहीं पाता है। हिपैरिन जो होता है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, ये हमारे रक्त को जमने नहीं देता है। तो इसकी कमी हो जाने पर शरीर में रक्तस्राव की समस्या हो जाती है। तो हेपैरिन हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब रक्तस्राव रुकता नहीं है शरीर में तो इसके लिए जब हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं दवा लेने तो उसमें जो हिपैरिन नाम के उसमें कुछ उसके मात्रा मिलाई होती है जो आपके रक्तस्राव को रोकने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हिपैरिन हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो आपके शरीर का जो रक्त बैंक है रक्त बैंक उसे प्लीहा को ही कहते हैं। आपके शरीर का रक्त बैंक ये आपके रक्त को निर्माण करती है और इसके शुद्धिकरण का भी कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्लीहा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने आपको ऊपर किसी अलग प्रश्न में करा दिया था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। दोस्तों रुधिर का प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के कारण ही शरीर में एंटीबॉडी की निर्माण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है लिम्फोसाइट ये हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। लिम्फोसाइट हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो कि आपके रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इरिथ्रोसाइट्स, बी दिया हुआ है ल्यूकोसाइट्स, सी दिया हुआ है थ्रोम्बोसाइट्स और डी दिया हुआ है इओसिनोफिल्स। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं जिसे रेड ब्लड कॉर्पोरेशन बोला जाता है, ये हमारे शरीर में इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इरिथ्रोसाइट्स, ये आपकी लाल रक्त कणिकाएँ के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, प्रश्न अगर आप समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अगर चैनल पर हमारी पेज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपको इसकी डेली वीडियो क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।